बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स रेगुलरली ले रहे होंगे। जी, आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन अपॉन टू और मोर वेरिएबल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस। तो इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या टॉपिक्स पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ी सी उनको रिकॉल करते हैं, देन आगे मूव करते हैं। कि लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्लेन एक टॉपिक पढ़ा था कि अपने कार्टेशियन प्लेन दो जो आपके वाई एक्स और एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं, उनकी क्रॉसिंग से जो एक प्लेन बनता है जिसके अंदर आपके डिफरेंट क्वार्टर्स आते हैं, क्वार्टर 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। जी, उसके बाद हमने देखा था कि हम एक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको कैसे लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन हमने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन देखे थे। फिर मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को पढ़ा था ऑन 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन और 3 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन पे। तो ये हमारा सम अप था पिछले लेक्चर का। अगर कोई इसको रिवाइज करना चाहे तो वो लेक्चर नंबर 5 देख लें, आपको ये चीज़ें और मोर क्लियर हो जाएंगी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हमने जो चीज़ें पढ़नी है उसमें यह कि एक तो हमने इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन देखनी है जिससे हमें एक एप्लीकेशन पता चलेगी कि जो लीनियर जो हम 2 वेरिएबल या मोर देन 2 वेरिएबल, जिसको मल्टीपल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, उनका एक सिनेरियो हमने देखना है एप्लीकेशन वाइज। तो उसके बाद हमने प्रॉपर जनरल फॉर्म देखनी है लीनियर इक्वेशन अपॉन 2 वेरिएबल्स की, और उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल देखनी है जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स उसकी देखेंगे जिनमें नॉन लीनियर इक्वेशंस होंगी जिनमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। यानी हम ये देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन लीनियर है और ये 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन नॉन लीनियर। और फिर हम ये देखेंगे कि जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम लीनियर इक्वेशन अपॉन मल्टीपल वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कोई एग्जांपल, उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इनके अंदर किस फॉर्मेट में वो लिखे होते हैं क्वेश्चन या उनकी एक्सप्रेशंस कैसी हैं, और फिर उनका सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और एंड पे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसमें से हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जिनमें कुछ अप्लाइड फॉर्म के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो फर्दर डिटेल अगर आप इस बुक में से पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 34 से 40 पे जाके आप इसकी फर्दर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वन बाय वन कि हमारे पास आज के लेक्चर में क्या क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन हम देखते हैं। जी, मिसाल के तौर पे ये जो एप्लीकेशन एक बताएगी, जैसे एक स्केट बोर्ड है जिसके ऊपर आपने देखा होगा, ये आमतौर पे ये गेम्स में स्केटिंग की जाती है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि मैं एक नई प्रोडक्शन लाइन ना डेवलप करूं जिसमें मैं प्रोडक्शन के मेथड्स को डेवलप करूं या उसको बेहतर बनाऊं। तो उसके लिए उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किस तरह के वेरिएबल्स को वो स्टडी करेगा। फिर उसके बाद ये कि विच इज़ द अमाउंट स्पेंड टू प्रोड्यूस द बोर्ड एंड इट्स रेवेन्यू, के कितने वो पैसे खर्च करेगा उनको बनाने के लिए और उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। सो विच इज़ द अमाउंट इज अर्न थ्रू, फिर वो जो रेवेन्यू आएगा वो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। हाउ कैन द कंपनी डिटरमिन इफ द मेकिंग अ प्रॉफिट विद द न्यू लाइन, वो फिर कैसे कंपनी चाहे डिटरमिन करेगी कि क्या नई लाइन से हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर कितने उसको कितने स्केट बोर्ड जो है वो बनाने चाहिए कि वो प्रॉफिट को पॉसिबल बना सकें, या कितने सेल करने चाहिए। ये जितने भी सवाल हैं जाहिर है इनके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उस बोर्ड का साइज़ है कि वो कितने साइज़ का बोर्ड होगा। छोटा बोर्ड होगा तो उस पर कम खर्चा आएगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा तो ज़्यादा उस पर कॉस्ट पड़ेगी। फिर उसकी मोटाई है कि वो कितनी उसकी थिकनेस है, फिर उसकी लंबाई है कितना बड़ा बोर्ड बनेगा। फिर उसके ऊपर हम वो जैसे ये मशीन में आप देख रहे हैं पिक्चर दी गई है कि उसको कितना प्रेशर पे वो कितना सस्टेन करेगा उस प्रेशर को, उसकी हार्डनेस थिकनेस कितनी होगी। ये सारे वेरिएबल्स को जहन में रख के तो वो आगे सारा काम अपना करेगा। ठीक है, तो अब ये तमाम वेरिएबल्स को जब जहन में रखा जाएगा तो इन ऑर्डर टू डील विद मोर देन वन वेरिएबल, जैसा कि विड्थ है, टायर साइज है, बोर्ड थिकनेस है, वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं,
ये क्या होगा, लाइकली मोर देन वन इक्वेशन। तो इस सूरत में जब वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस की फॉर्मेशंस बनेंगी। उसके लिए फिर हमें कोई मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डेवलप करना पड़ेगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एक अप्लाइड प्रॉब्लम होगी उसको हमने कन्वर्ट करना होगा एक मैथमेटिकल मॉडल में। तो जब वो मैथमेटिकल मॉडल में चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी तो वहाँ से उसके अंदर बाद में जब हम उसको डेवलप कर लेंगे फिर हम उसकी ऑप्टिमम सोल्यूशन पे जाएंगे या वो जो भी चीज़ें होंगी तो वो फ्यूचर में फिर आगे वो चीज़ें आएंगी। तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स और फिर उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में डेवलप करना होता है। फिर बाद में उसका एनालिसिस ग्राफिकल है या न्यूमेरिकल है, वो बात की चीज़ें होती हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने की कोशिश की है कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ज़ाहिर है उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इक्वेशंस की फॉर्म में मैथमेटिकल मॉडल्स बनेंगे। ज़ाहिर है वो जो इक्वेशंस बनेगी उनमें दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी स्पिरिट को लेके हमने इस टॉपिक को लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन अपॉन टू वेरिएबल्स। जब कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पे होती है, ठीक है, तो उसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और इसके लिए मस्ट है कि ए और बी जो हैं ये कांस्टेंट, ये नॉन ज़ीरो हो। अगर यही ज़ीरो हो गए तो पीछे ये लीनियर इक्वेशन अपॉन टू वेरिएबल्स रहेगी नहीं, क्योंकि वेरिएबल ही यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ए और बी का नॉन ज़ीरो होना, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना मस्ट है। ठीक, उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेटिंग द फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, ये लीनियर से मुराद है कि इनके अंदर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है। फिर ईच वेरिएबल इन द इक्वेशन इज रेज्ड इम्प्लिसिटली टू द फर्स्ट पावर। मैं वही जो दूसरा पॉइंट भी यही है कि मैक्सिमम जो इसकी पावर बढ़ के 1 तक होती है, इससे ऊपर पावर नहीं जाती। फिर उसके बाद अगर इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए या प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई आ जाए तो वो उनकी जॉइंट पावर 1 से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो लीनियर नहीं रहती। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि ये इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर हैं टू वेरिएबल्स सिस्टम के तहत। अब मसलन ये 2x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 5 है, तो ये 2 इसमें a है, 5 b है और c माइनस 5 है, और वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 1 है, इसलिए ये लीनियर है। इसके बाद दूसरी में भी आप देख सकते हैं इन तमाम एग्जांपल्स में, स्पेशली अगर आप 5 तक जाएं तो सब में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उनमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 1 है। जैसे u है और v है तो u और v की पावर 1 है, s और t की पावर अपनी अपनी 1 है। बाकी जो कुछ इनके साथ लिखे हुए इनके कांस्टेंट्स हैं ये हमने टेबल की फॉर्म में दे दी है। अगर हम इस इक्वेशन को लें जो बाज़ाहिर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लग रही है, लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में बनेगी, तो डेफिनेटली ये भी एक लीनियर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है जिसमें a3 है, b2 है और c40 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नोट लिख दिया गया कि नेम ऑफ वेरिएबल चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खाली x या y ही रहे, वो कहीं u और v भी हो सकता है, कहीं s और t भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि इनफैक्ट नॉन लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स की। ज़ाहिर है वो नॉन लीनियर तब रहेगी कि जब उसकी मैक्सिमम पावर 1 से हट जाए, 1 से मुख्तलिफ पावर हो, ठीक है। तो वो हम देखते हैं वो कौन सी हैं, मिसाल के तौर पे। और उसमें ये भी है कि वो पावर माइनस में चली जाए, मतलब एग्जैक्ट 1 होना, 1 से माइनस की तरफ जाए ना 1 से बढ़े, तो वो फिर नॉन लीनियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें ax प्लस बी ओवर वाई इक्वल टू सी, तो अगर ये जनरल फॉर्म में आए तो ये बज़ाहिर देखने में तो यहाँ y की पावर 1 है, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं है क्योंकि y डिनोमिनेटर में है। तो ये इसको y को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये x की पावर तो 1 है लेकिन y की पावर 1 से बदल गई है, ये -1 है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर है, ठीक है। इस तरह अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो x और y की ज़ाती पावर्स तो 1 है, बट अगर इनकी जॉइंट पावर देखें जहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाली इनकी जो डिग्री बनती है जॉइंट पावर वो 2 बनती है, इसलिए ये भी नॉन लीनियर है। और ये वो बात है जो हमने ऊपर पीछे जाके ये एक बात की थी कि कहीं पे एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व ना हो और कहीं एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पे चूंकि एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व है इसलिए ये भी नॉन लीनियर है। तो इस तरह जो स्क्वायर की टर्म इन्वॉल्व ना हो, जैसे वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है तो दिस इज आल्सो नॉन लीनियर। फिर उसके बाद ये है कि ये u और v के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, जब ये अंडर रूट सॉल्व होगा तो पावर 1/2 होगी, तो पावर जब फ्रैक्शन में आ जाए तो तब भी वो इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाती है, लीनियर नहीं रहती जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन सेट।
तो इसका मतलब ये होता है कि सोल्यूशन सेट जो एस है वो किसी भी लीनियर इक्वेशन अपॉन टू वेरिएबल से उसकी मुराद ये होती है कि वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज, जाहिर है इसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो दो वेरिएबल जो हैं वो एक्स और वाई होते हैं, इस वजह से ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है। तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सो उसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये इसको पढ़ा जाएगा एस यानी सोल्यूशन सेट such that these are ordered pairs and ये एंड का सिंबल है, वर्टिकल लाइन, दिस ax प्लस by इक्वल टू सी, के वो इसको सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। और इसको ये कैसे लिखा जाता है यही यहाँ पे इनको दोनों को शो किया गया है। द सोल्यूशन सेट एस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर सच दैट वर्टिकल लाइन द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड, या यूं भी लिखा जाता है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स व्हिच सच दैट ax प्लस by इक्वल टू c इज सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर एक और इसी तरह की बात है कि फॉर एनी लीनियर इक्वेशन एस कंसिस्ट ऑफ एन फाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज एक्स वाई दिस सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन हैविंग द फॉर्म दिस वन। ये असल में तीनों एक ही बात को वजाहत कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है टू डिटरमिन एनी ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन assume value of one variable x, substitute into the other equation and we get the other value. It means कि ऑर्डर पेयर्स में इनमें क्या होता है कि आप एक वैल्यू पुट करते हैं और उसको पुट करके सॉल्व करते हैं तो आपको दूसरी वैल्यू आ जाती है। इस तरह वो ऑर्डर पेयर आ जाता है जिसके ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल है कि ये इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 6 और कह रहा है कि आप फाइंड करें दूसरा इसका कम्बिनेशन y का अगर x माइनस 2 हो। तो कुछ भी नहीं है, हमने जस्ट ये माइनस 2 इसमें पुट करना है x की जगह और सॉल्व करके हमारे पास y 2 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर पेयर क्या बना, x की वैल्यू -2 और उसके जवाब में साथ y आ गया 2। इसका मतलब अगर ये ऑर्डर पेयर इसमें पुट किया जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। और हम देख सकते हैं x की जगह -2 पुट करें, y की जगह 2 पुट करें, 4 2 8 -2 6 इक्वल टू 6 हो जाता है। तो ये इस लास्ट पॉइंट का ये मतलब था जी। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन अपॉन मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या होता है कि मोर देन 2 वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें अब आपकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड सो ऑन an(xn) इक्वल टू c। अब उसके लिए जरूरी है कि जितने कांस्टेंट्स हैं ये सारे a1 a2 a3 अप टू an ये कांस्टेंट्स हैं और राइट साइड पे c भी कांस्टेंट है। और जिस तरह ax प्लस by इक्वल टू c में a और b का नॉन जीरो होना लाजमी था, इस तरह इनमें जितने कोएफिशिएंट्स हैं लेफ्ट साइड पे वो सारे भी जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास ये कुछ फॉर्मेशंस हैं लीनियर इक्वेशन अपॉन मल्टीपल वेरिएबल्स की, ये देख सकते हैं सिंपल हैं। इनमें x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स हैं, इनमें 4-5 वेरिएबल्स हैं, इस तरह ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। फिर इनकी इसी तरह इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इसी तरह है कि एस से मुराद है वो तो सोल्यूशन और सोल्यूशन से मुराद क्या है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज x1 से xn तक जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने 2 वेरिएबल का सोल्यूशन सेट लिखा इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ x1 अप टू xn या इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स सच दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो उसमें यहाँ पे मिसाल दी गई है एग्जाम्पल के तौर पे कि हमें ये एक इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x1 x2 और x3 हमें अगर वैल्यूज दी हुई हैं तो कहता है बताएं कि वो कौन सी बाकी वैल्यू x4 का जो कम्बिनेशन कंप्लीट करें। ठीक, तो जो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो जैसा कि 2 2 4 -3 4 -3 1 x1 इक्वल टू 16, सो 16 -1 15। इसका मतलब है अगर इन चारों की वैल्यूज टोटल क्या पूरी हो जाएंगी 2 -1 0 और 15। अब ये 4 वैल्यूज हैं x1 x2 x3 और x4 की कि जो इस जो लीनियर इक्वेशन अपॉन 4 वेरिएबल्स है यानी मल्टीपल वेरिएबल्स उनको ये सेटिस्फाई करती है। ठीक है जनाब, तो ये हमारा बेसिक बिगनिंग चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की जी। अब हम आते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर हम बात करते हैं। शुरू के क्वेश्चन है वेरी सिंपल, कहता है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर गिवन इन क्वेश्चन 1 से 18। तो सिंपल सी बात है, हमने यही देखना है कि वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 है और वो जनरल फॉर्म में है तो वो लीनियर है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में y की पावर 1 है तो ये लीनियर है, इसमें x और y दोनों 1 है, ये भी लीनियर है।
अगर इस इक्वेशन 17 को देखें तो ये बजाय लीनियर लग नहीं रही, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जनरल फॉर्म में सॉल्व करें तो पहले देखें कि ये अंडर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं हो रहा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर अप्लाई किया अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब अगर इसको देखें तो ये जनरल फॉर्म है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, तो इसका मतलब है कि ये इनकी दोनों की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन अपॉन 1 वेरिएबल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में देखें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इनमें तमाम वेरिएबल्स की पावर 1 है। अगर हम इनको फ्रैक्शन नीचे कर भी दें तो वेरिएबल नीचे नहीं आएगा, वेरिएबल ऊपर रहेंगे और तमाम की पावर 1 रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास अप्लाइड किस्म के क्वेश्चंस हैं। उन तक जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कंसीडर द इक्वेशन 8x इक्वल टू 120 एज अ टू वेरिएबल इक्वेशन। कह रहे हैं इसको टू वेरिएबल की इक्वेशन में कंसीडर करें। सबसे पहली बात है कि ये वाली इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखी नहीं हुई, लेकिन हमने उसे कंसीडर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद से 0y साथ लिखेंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। बट उससे पहले हम देख लें कि ये खुद जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है उतनी हम सिंप्लीफाई करके चलें। अच्छा, फिर आगे ए पार्ट में कह रहा है कि आप ए, बी और सी बताएं कि जब ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख लिया जाएगा तो उसका ए, बी और सी क्या होगा, एक पार्ट। फिर कह रहा है कि व्हाट पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइज द इक्वेशन व्हेन y इक्वल टू 10। अगर y की वैल्यू 10 पुट की जाए, जो इसकी जनरल फॉर्म हम बनाएंगे, तो बताएं कि वो कौन से पेयर्स होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद इसी तरह वो x इक्वल टू 20 के लिए भी यही बात कर रहा है। और तीसरे में वो कह रहा है कि वर्बलाइज द समवट यूनिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन नेट फॉर द इक्वेशन, कि आप इसका जनरल एक्सक्लूशन की जनरल फॉर्म लिखें, जैसे वो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते थे। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले 8x इक्वल टू 120 इक्वेशन है, हमने 8 को दोनों तरफ डिवाइड किया तो x इक्वल टू 15 आ गया। अब अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ये 1x प्लस 0y इक्वल टू 15 है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें a 1 मिल रहा है, b 0 मिल रहा है और c 15 मिल रहा है। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या है, व्हाट पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइज द इक्वेशन व्हेन y इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, कह रहा है कि अगर y 10 हो तो बताएं वो कौन सा पेयर होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब y 10 इसमें पुट कर दें अगर हम, तो 0 इंटू 10 ये 0 हो जाएगा और x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है जब हमने y यहाँ पे 10 पुट किया था तो हमारे पास जवाब 15 आया था। तो इस वक्त इस इक्वेशन में जवाब 15 और 10 आ रहा है। बट इन फैक्ट अगर गौर से देखें तो हम यहाँ y कुछ भी पुट करें, हमारे पास जवाब 15 और वो y आएगा, 15 और y आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जवाब ये 10 तो हमने इस एग्जैक्टली जो 10 उसने कहा है वो हमने पुट किया, वरना कोई और भी 10 या कोई और भी y की वैल्यू पुट हो, चूंकि y इनफैक्ट यहाँ पे था ही नहीं, हमने खुद से 0y लिखा है। तो फिर उसका जवाब जो भी रियल नंबर y यहाँ पे पुट होगा 15 और कॉमा वो रियल नंबर जवाब होगा। चूंकि अभी 10 था इसलिए 15 और 10 इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है कि अगर x 20 हो तो बताएं वो y कौन सा साथ होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में x 20 पुट कर दें तो 21 से 20 प्लस 0y इक्वल टू 15, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जी, अब हम जब इसमें 20 पुट करेंगे तो 21 से 20 प्लस 0y इक्वल टू 15, ये 20 उधर जाके माइनस होके 0 इक्वल टू -5 आ गया। अब ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट आई है कि 0 कभी -5 के इक्वल नहीं होता। तो जब ये रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाए इसका मतलब कोई ऐसा पेयर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करता कि x 20 पुट हो तो उसके अगेंस्ट कोई y निकले, या इनफैक्ट कोई भी x पुट हो तो y निकले, क्योंकि y था ही नहीं, इसलिए हमें ये नो पेयर का आंसर मिल रहा है। उसके बाद डी पार्ट कह रहा है विजुअलाइज द समवट यूनिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो क्या होगा कि इक्वेशन क्या बन गई, x और y ऑर्डर्ड पेयर्स है सच दैट x एलिमेंट ऑफ 15 है, x 15 के बराबर है और y कोई भी रियल नंबर है। ये जैसे मैंने शुरू में कहा था कि y जो मर्जी रियल नंबर पुट करें x ने 15 ही आना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें क्या कह रही है, आपको लीनियर इक्वेशन अपॉन मल्टीपल वेरिएबल्स दी है। ए पार्ट में कहता है अगर x1 2 हो x2 1 हो तो बताएं क्या जवाब आएगा इस इक्वेशन का। फिर वो कह रहा है डिफाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन सेट विच द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वल टू 0। और बी पार्ट में कहता है कि अगर हर दो वेरिएबल्स को 0 रखें तो बताएं तीसरे वेरिएबल का क्या जवाब आएगा। तो पहले पार्ट में तो सिंपल x1 और x2 पुट किया तो हमें x1 का आंसर -1 मिल गया,
ठीक है। इस तरह हमारे पास ये कॉम्बिनेशन क्या बना, x1 2, x2 1 और x3 -1। तो इन तीनों वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। फिर वो आगे कह रहा है कि हर दो वेरिएबल्स अगर जीरो रखे जाएं तो तीसरे का क्या आंसर है। तो हमने 1 बाई 1 क्या किया कि x1 निकालने के लिए x2 x3 को जीरो रखा तो x1 निकला। फिर हमने इस तरह x2 निकालने के लिए बाकियों को जीरो रखा, फिर इस तरह तीनों। तो ये तीनों सूरतों में हमारे पास 0 0 आंसर आए, क्योंकि हर जगह ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे थे और जब वो मल्टीप्लाई होके राइट साइड पे सारा कुछ जीरो आ रहा है, इस वजह से वो तमाम हमें ट्रिपलेट जीरो के तौर पे मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्ड 3 लेबर आवर्स एंड ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 5 लेबर आवर्स, और डेली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 150 लेबर आवर्स है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि टोटल जो है नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ए की अगर हम कहें एक्स बनती हैं और बी की वाई बनती हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगी, 3x + 5y इज इक्वल टू टोटल लेबर आवर्स। तो यही एक पार्ट ए में कह रहा है कि आप इसकी क्वेश्चन बनाएं। फिर बी पार्ट में कह रहा है कि अगर जो ए के यूनिट्स 25 बने तो बी के कितने बनेंगे एक दिन में, और सी में कह रहा है अगर ए के एक वीक में कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए के कितने एक वीक में बनेंगे, हाउ मेनी यूनिट्स ए कैन बी मेड ईच वीक, हर वीक में कितने बनेंगे ए के यूनिट्स अगर बी के एक दिन में 12 बने। इसका मतलब हम जब ये 12 पुट करेंगे तो हमें एक दिन के मिलेंगे, और वो कह रहा है वर्किंग डेज 5 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसी तरीके से पहले इक्वेशन बन गई। फिर दूसरे पार्ट में हमने इसमें बी के यूनिट्स को 25 पुट किया तो एक्स का आंसर 8.33 तकरीबन 8 यूनिट्स आ गया, और सी पार्ट में हमने इसमें 12 पुट किया बी के यूनिट्स को, तो हमारे पास पर डे यूनिट्स जो आ गए वो 30 पर डे आ गए। तो चूंकि हमने वीक में बनाने हैं तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने तो 60 यूनिट्स बन गए। अब इसमें हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। वो कह रहा है as कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ अ मिड वेस्टर्न स्टेट हैज द एडवर्टाइजिंग बजट, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, 1.5 मिलियन। ठीक है। द कैंडिडेट एडवाइजर हैव आइडेंटिफाइड 4 एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस, न्यूज़पेपर को N, रेडियो कमर्शियल्स को R, टेलीविजन को T और बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट को B से रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे, और हर एक की कॉस्ट जो है वो इतनी यहाँ पे आ रही है पर जो उसका कमर्शियल है। और वो कह रहा है एक्स जे इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड फॉर मीडिया ऑप्शन। ठीक है। तो ये उसके पर यूनिट जो एक्स जे हैं ये उनके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो उनके हैं जिनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। तो पहले तो वो कह रहे हैं इक्वेशन बनाएं, तो सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1500x1 + 2 500x2 + 10,000x3 7,500x2 इक्वल टू 1.5 मिलियन। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि x1 x2 x3 और x4 जो हैं ये नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज फॉर मीडिया ऑप्शन है। ये तीनों इन मीडिया ऑप्शंस यानी इन एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो नंबर ऑफ यूनिट परचेज किए गए हैं ये वो है। फिर वो कह रहा है कि इट हैज़ बीन डिटरमाइन दैट 100 न्यूज़पेपर N की वैल्यू 100, R की वैल्यू 300 और B की वैल्यू 50 हो, तो बताएं कि T की वैल्यू क्या होगी, यानी टेलीविजन ऐड के ऊपर क्या होगा। तो इसके लिए आपने ये B पार्ट किया कि x1 100 है, x2 300 है, x3 फाइंड करना है और x4 550 है। तो ये पुट करके हमने सॉल्व किया तो 22.5 आंसर आ गया। इस तरह सी पार्ट में वो वही कह रहा है कि हर एक कॉम्बिनेशन में से वो कह रहा है अगर बिल बोर्ड पे 50 वो उसकी वैल्यू पुट हो तो बताएं कि जो न्यूज़पेपर पे क्या होगा। अब बाकी दो का उसने जिक्र ही नहीं किया, इसका मतलब बाकी दोनों को वो जीरो करना चाह रहा है, तो जिनका जिक्र नहीं कर रहा वो जीरो करते चले जाएं। और इस तरीके से हमारे पास 1 बाई 1 पहले x1 फाइंड किया तो x2 x3 को जीरो पुट किया, फिर x2 फाइंड किया तो x1 x2 को x3 को जीरो पुट किया, फिर x3 फाइंड किया तो x1 और x2 को जीरो पुट किया, जबकि तीनों पार्ट्स में बिल बोर्ड के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हमने 50 पुट किया जो भी उसका यूनिट थी। तो इस तरह ये तीनों आंसर्स आ गए। तो आज के लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन अपॉन 2 वेरिएबल्स और मल्टीपल वेरिएबल्स हमने उन्हें पढ़ा, उनके सोल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं वो हमने देखे, और उसके बाद उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्लोप और इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन देखेंगे, ये क्या होता है और इनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं।
इंशाल्लाह हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से सुने, पढ़ें और जो क्वेश्चंस इनमें छोड़ दिए गए उन्हें खुद से करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।